जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पीसी डिफेंस एकेडमी पर। कल मैंने आर्मी का सेट नंबर 1 डाला था, जिसे कि आप लोगों ने बहुत लाइक किया और उसी से इनकरेज होकर के आज मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ आर्मी का सेट नंबर 2। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेद जो है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वेद क्या है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है। और वेद 4 होते हैं, कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, ठीक है। उसके बाद है हमारा यजुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद तथा पद, गद और पद दोनों में है, ठीक है। इसके बाद हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है ये सबसे बाद का वेद है, सबसे बाद का वेद है तथा जादू टोने का वर्णन भी इसी में किया गया है। अथर्ववेद में जादू टोने का वर्णन भी अथर्ववेद में ही किया गया है। और सामवेद को तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। और सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी नामक स्थान पर कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पर कपिलवस्तु में हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, जबकि 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर नामक स्थान में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? मेगास्थनीज, ठीक है। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? पहला ऑप्शन है हमारे पास अष्टाध्यायी, दूसरा ऑप्शन है इंडिका, तीसरा है मेघदूत और चौथा है पंचतंत्र। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि, ठीक है। और मेघदूत किसकी रचना थी? मेघदूत जो थी ये कालिदास की रचना थी। पंचतंत्र के रचयिता कौन थे? विष्णु शर्मा। और अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है शेरशाह और चौथा है बीरबल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मुगल वंश का जो संस्थापक था वो था बाबर, ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। लेकिन अगर क्वेश्चन रहे कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो वो था अकबर। मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक अकबर था। और बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? महेश दास। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। इसके बाद शेरशाह, ये तो सभी लोग जानते होंगे कि जीटी रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह, ठीक है। शेरशाह जो है वो जीटी रोड का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय असंतोष का जनक किन्हें कहा जाता है? ठीक है। भारतीय असंतोष का जनक किन्हें कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। पंजाब केसरी। क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो लाला लाजपत राय। महात्मा गांधी के बारे में तो सभी को पता है कि इन्हें हम लोग बापू की संज्ञा दिए हैं और राष्ट्रपिता भी महात्मा गांधी को ही कहा जाता है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की
उसका जनक। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। बात करें अगर हम लोग नील नदी की, तो ये तो सभी को पता होगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, नील नदी। ठीक है, इसी को मिस्र की देन भी कहा जाता है। ठीक है, नील नदी को। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है काहिरा, जो है मिस्र की राजधानी। वाशिंगटन किसकी राजधानी है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। दोहा किसकी राजधानी है, तो कतर की। अंकारा किसकी राजधानी है, टर्की, जिसको कि हम लोग तुर्की बोलते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन सी नहर जोड़ती है। पहला ऑप्शन है पनामा नहर, दूसरा है हमारे सामने स्वेज नहर, तीसरा है इंदिरा गांधी नहर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो पनामा नहर है ये जोड़ती है कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को। ठीक है, पनामा नहर जो है ये जोड़ती है कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को। ठीक है, और स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। ठीक है, इसको जल किस नदी से मिलता है, सतलज नदी से जल मिलता है इंदिरा गांधी नहर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन, दूसरा है दुग्ध उत्पादन, तीसरा है अंडा उत्पादन और चौथा है तिलहन उत्पादन। तो यहाँ पर देखिएगा मत्स्य उत्पादन का संबंध है नीली क्रांति से, नीली क्रांति। अंडा उत्पादन क्या है, अंडा उत्पादन है रजत क्रांति। ठीक है, तिलहन उत्पादन का संबंध किससे है, पीली क्रांति से, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति। ठीक है, और श्वेत क्रांति से किसका संबंध है, श्वेत क्रांति से संबंध है दुग्ध उत्पादन, दूध का जो उत्पादन होता है उसका। क्वेश्चन है हमारे पास, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो यहाँ पर नीति आयोग का जो गठन हुआ था वो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। और नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। पहला ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति, तीसरा है भारत के प्रधानमंत्री या भारत के गृह मंत्री। तो नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन है, निर्मल हृदय के संस्थापक कौन थे। निर्मल हृदय, पहला ऑप्शन है हमारे सामने विनोबा भावे, दूसरा है बाबा आमटे, तीसरा है मदर टेरेसा और चौथा है महर्षि गौतम। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विनोबा भावे जो थे इन्होंने पवनार आश्रम की स्थापना की थी और ये भूदान आंदोलन के प्रवर्तक भी थे। पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी, विनोबा भावे, और भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, विनोबा भावे। बाबा आमटे ने आनंद वन की स्थापना की थी, आनंद वन की स्थापना। ठीक है, महर्षि गौतम जो थे ये न्याय दर्शन के संस्थापक थे, न्याय दर्शन के संस्थापक। ठीक है, निर्मल हृदय के संस्थापक कौन थे, मदर टेरेसा। निर्मल हृदय के संस्थापक कौन थे, मदर टेरेसा। राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद का नाम है। पहला ऑप्शन हमारे सामने चीन, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है मलेशिया और चौथा ऑप्शन है नेपाल। यहाँ पर देखिएगा चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। ठीक है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। और फ्रांस की
मलेशिया की संसद का नाम है दीवान निगारा। ठीक है, मलेशिया की संसद का क्या नाम है? दीवान निगारा। ठीक है, और नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत। समिति का क्वेश्चन, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन सी समिति? प्रारूप समिति। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। कौन सी समिति? संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा ऑप्शन हमारे पास पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो थे संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति। और भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या इसी को कहीं कहीं BR अम्बेडकर भी लिखता है, ये थे दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या BR अम्बेडकर भी इसको लिखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने, अंध महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? कौन सा महाद्वीप? अंध महाद्वीप। ठीक है, अंध महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? पहला ऑप्शन है एशिया, दूसरा ऑप्शन है यूरोप, तीसरा ऑप्शन है अफ्रीका और चौथा है अंटार्कटिका। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, एशिया जो है, एशिया ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप। और यूरोप को जो है इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। इसके बाद अंटार्कटिका को जो है इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बर्फ बहुत अधिक मात्रा में होता है। और अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप। अफ्रीका को अंध महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से जो अफ्रीका है ये बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, इसीलिए अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रोम किस नदी के तट पर स्थित है? रोम। ठीक है, रोम के बारे में अगर बात करें तो रोम को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का नगर रोम, पश्चिम का बेबीलोन रोम, सामागी महिला रोम, पश्चिम का बेबीलोन, रक्तवर्ण महिला रोम, हॉली सिटी या हॉली लैंड रोम। ठीक है, किस नदी के तट पर स्थित है? पहला ऑप्शन है सीन। तो सीन नदी के तट पर जो स्थित है, सीन नदी के तट पर जो स्थित है, सीन नदी के तट पर जो स्थित है वो है, सीन नदी के तट पर स्थित है कौन सा? सर पेरिस। ठीक है, और टेम्स जो है इसके तट पर स्थित है लंदन। ठीक है, राइन जर्मनी। और रोम जो है वो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। रोम किस नदी के तट पर? 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? पहला ऑप्शन हमारे पास है चाल, दूसरा है आयतन, तीसरा है कार्य और चौथा है विस्थापन। ठीक है, तो राशियाँ 2 प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि, ये तो सभी को पता है। अदिश राशि जिसमें क्या होता है कि दिशा जो होता है वो परफेक्ट पता नहीं होता है। ठीक है, लेकिन सदिश राशि में क्या होता है? दिशा भी होता है और दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से विस्थापन जो है, विस्थापन वो सदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि। बाकी चाल, आयतन और कार्य ये तीनों अदिश राशि हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, न्यूटन के किस नियम को
जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसी को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, उसी को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। और बल की परिभाषा भी हमें न्यूटन के प्रथम नियम से ही प्राप्त होती है, जबकि न्यूटन के द्वितीय नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है F = m/a। और न्यूटन के तीसरा नियम जो है, न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो इसमें जो है तृतीय नियम में रॉकेट लॉन्चिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो न्यूटन के नियम, किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? प्रथम नियम को। ठीक है, न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि नींबू निचोड़ने की मशीन, ठीक है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है? नींबू निचोड़ने की मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आता है कैंची, पिलास, हैंडपंप, साइकिल का ब्रेक इत्यादि। ठीक है, और तृतीय श्रेणी में आता है चिमटा और मनुष्य का हाथ, चिमटा और मनुष्य का हाथ। ठीक है, और नींबू निचोड़ने की मशीन जो है ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। 18 नंबर क्वेश्चन कि बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में, ठीक है, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? पहला ऑप्शन हमारे पास है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा है ए और बी दोनों, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, जिसको कि काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? 12mv²। ठीक है, दूसरा है हमारे पास स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा को बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी, जिसका कि फॉर्मूला होता है mgh। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है बांध बनाकर इकट्ठे किए गए पानी, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है, तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा भी स्थितिज ऊर्जा ही होती है, और तनी हुई कमानी या तनी हुई स्प्रिंग में जो ऊर्जा होती है वो भी स्थितिज ऊर्जा ही होती है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास कि पृथ्वी के पलायन वेग, ठीक है, इसके पलायन वेग, पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बट इसका ऑप्शन जो है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता होगा तब ये ऑप्शन आपको पूरी तरह से कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन हमारे सामने है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 11.2 मीटर प्रति सेकेंड, 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा, या 111.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि अगर किसी भी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर जाना चाहिए, इस वेग से अगर किसी पिंड को पृथ्वी से छोड़ा जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगा और वापस पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा। यही है हमारा पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी। 20 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस नियम पर आधारित है? हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? पहला ऑप्शन है न्यूटन का नियम, दूसरा ऑप्शन है बर्नौली का नियम, तीसरा ऑप्शन है पास्कल का नियम, और चौथा ऑप्शन है प्लवन का नियम। तो यहाँ पर देखिएगा, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये तीनों जो है वो पास्कल के नियम पर आधारित होता है, जबकि न्यूटन का नियम जो है वो क्या है? गति का 3 नियम जो है वो न्यूटन ने दिया था।
बर्नौली का सिद्धांत भी द्रवों पर ही आधारित है, जबकि प्लवन का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। प्लवन का सिद्धांत या प्लवन का नियम, जिसको कि हम लोग तैरने का भी नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? ठीक है, ध्वनि जो है साउंड, ठीक है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? अनुदैर्घ्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, प्रस्रव्य तरंग या श्रव्य तरंग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्वनि जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश जो है ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है, जबकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अनुदैर्घ्य तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब बात है कि अनुदैर्घ्य तरंग जो है, या फिर तो आप कह सकते हैं ध्वनि जो है वो किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ठीक है, तो ध्वनि जो है वो ठोस में सबसे तेज चलती है। ठीक है, ठोस में, जबकि प्रकाश जो है वो निर्वात में सबसे अधिक तेजी से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? ठीक है, भूकंप की जो तीव्रता होती है उसको किस यंत्र से मापा जाता है? पहला ऑप्शन हमारे पास है रेन गेज, दूसरा है सिस्मोग्राफ, तीसरा है बैरोमीटर और चौथा है स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, तो रेन गेज से क्या नापते हैं? रेन गेज से जो है वो वर्षा, ठीक है, वर्षा की माप की जाती है रेन गेज से, और सिस्मोग्राफ से जो है वो भूकंप की तीव्रता की माप की जाती है सिस्मोग्राफ से। जबकि बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। ठीक है, बैरोमीटर से क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दाब। और सिस्मोग्राफ से स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, रक्तदाब जिसको बीपी, ठीक है, बीपी मापने वाली जो मशीन होती है उसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? पहला ऑप्शन है 15 मिनट, दूसरा ऑप्शन 4 मिनट 20 सेकेंड, तीसरा ऑप्शन है 8 मिनट 20 सेकेंड, चौथा ऑप्शन है 20 सेकेंड। बहुत सारे बुक में यहाँ पर 8 मिनट 16 सेकेंड भी लिखता है, जो कि सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है? लगभग। ठीक है, लगभग कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड सही जवाब होगा। बिजली के बल्ब की तंतु किस धातु की बनी होती है? ठीक है, बिजली का जो बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट जो होता है, ठीक, उसी को बोला जाता है बिजली के बल्ब की तंतु किस धातु की बनी होती है? पहला ऑप्शन है लोहे का, दूसरा ऑप्शन है नाइक्रोन का, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है तांबा का और चौथा ऑप्शन है टंगस्टन का। तो जो बिजली के बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन का बना होता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है। ठीक है, और नाइक्रोन का जो है ये विद्युत हीटर की कुंडली, विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है, विद्युत हीटर की कुंडली जो होती है ये बनी होती है नाइक्रोन की। ठीक है, विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोन की बनी होती है, और विद्युत बल्ब जो है उसका फिलामेंट या उसका तंतु जो है वो टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? चालक और कुचालक। ठीक है, दो चीजें होती हैं, चालक जिससे कि विद्युत और ऊष्मा दोनों आसानी से आर पार हो सके, और कुचालक होता है जो कि उसका विरोध करता है। ठीक है, जैसे लकड़ी जो है वो ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। अब कहिएगा भींगा हुआ कि सूखा हुआ लकड़ी जो है वो कुचालक है विद्युत का। ठीक है, और अगर किसी धातु को आप ले लें, जैसे कि लोहा हो गया या फिर तो आपका सोना हो गया, ठीक है, तो ये सब जो है
वो धातु का विद्युत का सुचालक होता है। तो क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ठीक है, मतलब सबसे अच्छा चालक कौन है, माइका, तांबा, स्वर्ण या चांदी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक होता है वो तो चांदी है। ठीक है, लेकिन तांबा का यूज कहाँ होता है, तांबा का यूज होता है तड़ित चालक में। तड़ित चालक कहने का मतलब है कि देखते होंगे कि बिजली जो कड़कता है, ठीक है, उससे बचने के लिए बहुत सारे जो बिल्डिंग्स होते हैं उसमें तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है। तो वो जो तड़ित चालक होता है वो तांबा का बना होता है। और स्वर्ण क्या है, स्वर्ण जो है वो सर्वाधिक आघातवर्ध और तन्य धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, दूरबीन जिसको कि लोग टेलीस्कोप कहा जाता है। ठीक, पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा ऑप्शन है एडिसन, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन, चौथा ऑप्शन है ग्राहम बेल। तो यहाँ पर देखिएगा दूरबीन का जो आविष्कार किया है वो गैलीलियो ने किया है। एडिसन ने क्या किया है, एडिसन ने किया है तापायनिक उत्सर्जन, तापायनिक उत्सर्जन। ठीक है, उसके बाद ग्राहम बेल जो है ये टेलीफोन का आविष्कार किया है, टेलीफोन। ठीक है, और न्यूटन क्या है, न्यूटन गति विषयक नियम, गति विषयक नियम। न्यूटन क्या किए थे, गति विषयक नियम की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि जल का वाष्प में बदलना। ठीक है, जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। जल, पानी, जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो वो जल वाष्प में बदलता है। ठीक है, तो यही चीज बोल रहे हैं कि जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक, तीसरा है भौतिक और चौथा है बी तथा सी दोनों। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन हमारे सामने सर्वाधिक कठोर तत्व। ठीक है, सर्वाधिक कठोर तत्व कौन है। ठीक, हीरा, सीसा, लोहा या टंगस्टन। सर्वाधिक कठोर तत्व। ठीक है, सर्वाधिक कठोर तत्व सीसा तो नहीं होगा, लोहा हो सकता है, टंगस्टन हो सकता है, बट सर्वाधिक कठोर तत्व पूछा है तो तत्व में जो है वो हीरा ही होगा। ठीक है, सर्वाधिक कठोर तत्व कौन है, हीरा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है पिच ब्लेंड। ठीक है, पिंच ब्लेंड जो है वो निम्न में से किसका प्रमुख अयस्क है। पिंच ब्लेंड निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है। पहला ऑप्शन है पारा, दूसरा है यूरेनियम, तीसरा है तांबा और चौथा है सोना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पारा का जो प्रमुख अयस्क है वो है सिनेबार। ठीक है, पारा का प्रमुख अयस्क क्या है, सिनेबार। तांबा का क्या है, क्यूप्राइट, तांबा का क्या है, क्यूप्राइट। सोना का क्या है, सिल्वेनाइट, सिल्वेनाइट। सोना का क्या है, सिल्वेनाइट। जबकि पिंच ब्लेंड किसका है, यूरेनियम का। ठीक है, पिंच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है। दिया सलाई, ठीक है, जिसको कि हम लोग माचिस बोलते हैं, दिया सलाई की नोक पर मुख्यतः होता है। दिया सलाई की नोक पर मुख्यतः क्या होता है। ठीक है, पहला ऑप्शन लाल फास्फोरस, दूसरा है लाल क्लोरीन, तीसरा है लाल क्लोरीन, चौथा है लाल फॉस्फेन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये सब आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। दिया सलाई की नोक पर हमेशा लाल फास्फोरस का ही यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि रक्त समूह, ठीक है, ब्लड ग्रुप, रक्त समूह की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है विलियम हार्वे, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है विलियम बेंटिंग और चौथा ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी, रक्त परिसंचरण तंत्र। उसके बाद अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, जीव विज्ञान
ठीक है। और विलियम बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। विलियम बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। और रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था रक्त समूह की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है पित्त, ठीक है। पित्त का स्रवन कहाँ से होता है, मतलब पित्त जो है हमारे शरीर में वो कहाँ से निकलता है, ठीक। पहला ऑप्शन है हमारे सामने अग्नाशय, दूसरा है यकृत, तीसरा है अमाशय और चौथा है पित्ताशय। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अग्नाशय, ठीक है। अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रवन होता है। हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है और इंसुलिन की अधिकता से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। उसके बाद इंसुलिन का खोज कौन किया था? विलियम बेंटिंग। अगला है हमारा यकृत, ठीक है, जिसको कि लीवर कहा जाता है। तो यकृत का जो पित्त का जो स्रवन होता है, पित्त जो निकलता है वो कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है अमाशय। अमाशय की आकृति सी के आकार की होती है। अंग्रेजी लेटर जो सी होता है ABCD, सी आकार का होता है हमारा अमाशय। और अमाशय में भोजन जो है वो 4 घंटे तक जमा रहता है, ठीक है। इसके बाद अमाशय में भोजन जो है वहाँ पर अमाशय से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलकर भोजन को अम्लीय बनाता है, फिर आगे का प्रक्रिया होता है। अगला है पित्ताशय। पित्ताशय का आकार जो वो नाशपाती के आकार का होता है। और पित्त जो हमारे शरीर से निकलता है, यकृत से जो पित्त निकलता है वो आकर के पित्ताशय में ही जमा होता है। किस रक्त समूह को, ठीक है, किस रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? ऑप्शन है पहला A, दूसरा ऑप्शन है B, तीसरा ऑप्शन है AB पॉजिटिव, तीसरा ऑप्शन है O पॉजिटिव। तो ध्यान दीजिएगा O रक्त समूह के जो व्यक्ति होते हैं वो किसी भी व्यक्ति से O पॉजिटिव जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति को ब्लड दे सकते हैं, जबकि AB पॉजिटिव जो होते हैं वो किसी भी व्यक्ति से ब्लड ले सकते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर जो है किसी को भी दे सकते हैं, वो कौन है? O पॉजिटिव। जबकि यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, वो कौन है? AB पॉजिटिव। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है विटामिन A, दूसरा ऑप्शन है विटामिन K, तीसरा ऑप्शन है विटामिन D और चौथा ऑप्शन है विटामिन C। आइए यहाँ पर कुछ हम लोग और भी देखते हैं। विटामिन A जिसका कि रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, ठीक है, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। गाजर जो है वो विटामिन A का सर्वोत्तम स्रोत है, ठीक है, मतलब मुख्य स्रोत है। विटामिन K जिसका कि रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, ठीक है, विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन, और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है किस विटामिन की कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? तो विटामिन K। अगला है हमारा विटामिन D। विटामिन D का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, और ये तो सबको पता है कि विटामिन D का एकमात्र स्रोत है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। विटामिन D जो है वो हमें सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त होता है और विटामिन D की कमी से सूखा रोग या जिसको कि रिकेटस कहा जाता है वो रोग हो जाता है। अगला है हमारा विटामिन C, ठीक। विटामिन C का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, ठीक है। और विटामिन C का मुख्य स्रोत है आंवला, या इसी को सर्वोत्तम स्रोत भी कह सकते हैं। जीएस का सबसे लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? यूँ तो सभी लोग जानते होंगे कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग क्या है, बट यहाँ ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है फेफड़ा, दूसरा ऑप्शन है हृदय, तीसरा ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र और चौथा ऑप्शन है कान। फेफड़ा, ठीक है, जिसको कि फुफ्फुस भी कहा जाता है। एक वयस्क मनुष्य में एक जोड़े फेफड़े मतलब 2 फेफड़े होते हैं और दायां फेफड़ा जो होता है वो बाएं फेफड़े से साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। ये लाल रक्त का स्पंज टाइप का होता है, ठीक है। फिर एक हृदय, हृदय जो है ये मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हैं, पहला है मेरुरज्जु और दूसरा है मस्तिष्क, और तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन, ठीक है।
चौथा है कान। कान के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, स्टेप्स कान। पहला क्वेश्चन है हमारे पास मैथ्स का कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, योगफल से संबंधित 3 फॉर्मूला है हमारे सामने और ये आपको हर हाल में याद रखना ही पड़ेगा, बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन जब भी बोलेगा प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है हम लोग को। जैसे यहाँ पर n विषम संख्या बोला है तो n का स्क्वायर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर बोला है 20 विषम संख्या, तो क्या करेंगे हम लोग, 20 का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 400 जो है वो इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या बोल रहा है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल कितना होता है, n इंटू n प्लस 1। अगर इस क्वेश्चन के लिए अगर पूछता कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाता, 20 गुने 21 और बटा में 2 से जब काट देंगे तो 10 आ जाएगा, मतलब आंसर 210 हो जाता। फिर अगर हमारे सामने क्वेश्चन रहता कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो प्रथम 20 सम संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते, 20 गुने 21 कर देते। ठीक है, तो इस तरह से एक क्वेश्चन से हमारा तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जिस तरह से पूछा जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल अगर पूछे तो n स्क्वायर कर देना है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर पूछे तो n इंटू n प्लस 1 कर देना है, और प्रथम n सम संख्याओं का योग अगर पूछे तो n इंटू n प्लस 1 कर देना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2, 5, 6, 7, 1, 2 में 6 के स्थानीय तथा जातीय मान का अंतर। ठीक है, स्थानीय और जातीय मान का अंतर पहले ही बताए थे कि स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू, मतलब कि जिस स्थान पर वो संख्या दी हुई है जिसके बारे में पूछा है। ठीक, तो 6 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर दिए हैं, तो 6 के बाद आप 3 जीरो बैठा दीजिए। और फिर जातीय मान क्या होता है, फेस वैल्यू, जो कि आपको दिख रहा है, और यहाँ पूछा क्या है, अंतर पूछा है, तो 6 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा आपके पास, निकल करके आ जाएगा 995। ठीक है, 5994 कौन सा आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आपके सामने आ गया है आपका अपना फेवरेट क्वेश्चन, रेशियो। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पर a अनुपात b बराबर 5:7, b अनुपात c बराबर 3:4। तो हमको पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं, a b c पहले लिख लीजिए। a अनुपात b कितना दिया हुआ है, तो 5:7 दिया हुआ है। फिर b और c कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा 7 के आगे जो है ये खाली स्थान है, तो यहाँ पर आप 7 लिख दीजिए। यहाँ देखिए 3 से पहले खाली स्थान है, तो यहाँ पर आप 3 लिख दीजिए। ठीक है, अब आराम से निकाल लीजिए, 5 दिया कितना हो गया 15, 7 दिया कितना हो गया 21, और 7 चुके कितना हो गया 28। यही आपका निकल करके आ गया a अनुपात b अनुपात c, 15, 21, 28। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। यहाँ पर देखिए आपको x और y का वैल्यू दिया हुआ है, x अनुपात y बराबर 5:6 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2x प्लस 3y अनुपात 3x प्लस 2y का मान कितना होगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है, बस x की जगह पर 5 बैठा दीजिए और y की जगह पर 6 बैठा दीजिए। क्वेश्चन है 2x प्लस 3y अनुपात 3x प्लस 2y। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। x की जगह पर क्या बैठा दीजिए, 5 बैठा दीजिए, तो 2 गुने 5 जोड़ 3 गुने 6, ठीक, अनुपात
3 गुने 5 जोड़ 2 गुने 6, यही हमको करना है। 5 दूना का 10 और 3 दूना का 6, कितना हो गया 16, और फिर 5 तिया 15 और 6 दूना का 12, ठीक है। 10 और 6 16, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर x की जगह 5 बिठा दीजिए, तो 2 गुने 5 जोड़ 3 गुने 6, ठीक है। और फिर 3 गुने 5 जोड़ 2 गुने 6, ठीक है। तो 5 गुना का 10 हो गया और 6 तिया 18 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया 5 तिया का 15 हो गया और 6 गुना का 12 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 28:27। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 28:7? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा हम लोग को क्या निकालना है, औसत, ठीक है। औसत, एवरेज, औसत निकालना है हम लोग को, ठीक है। तो औसत जो निकालना है उसके लिए क्या करना पड़ता है, जितनी संख्याएं दी हुई है, औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जितनी संख्याएं दी हुई है वो सभी को जोड़ दीजिए और जितनी संख्याएं हैं उससे भाग दे दीजिए। कहने का मतलब 12 जोड़ 15 जोड़ 17 जोड़ 21 जोड़ 25 बटे 1 2 3 4 5, ठीक है। 12 15 17 21 और 25, ठीक है। इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 90 और बटे में 5, मतलब 18 जो है वो आ गया क्या आपका औसत। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। औसत जो है वो कितना निकल करके आ गया 18। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा को 20% से बढ़ा दिया गया, ठीक है। 20% बढ़ा दिया गया किसको, एक वर्ग की भुजा को, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा या उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या होता है, जो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब a गुने a, ठीक है। भुजा स्क्वायर मतलब भुजा गुने भुजा, a स्क्वायर मतलब a गुने a। यहाँ पर देखेंगे 10 × 10 = कितना होता है 100, ठीक है। और वर्ग की जो भुजा होती है वो ये भी ये है और दूसरी भी a है, कभी बदलती नहीं है। और वर्ग की भुजा में 20% का वृद्धि बोला है, मतलब 10 में अगर 20 बढ़ाएंगे तो 2 बढ़ेगा और 10 पहले से था 2 बढ़ गया तो कितना हो गया 12 और गुने 12, 12 गुने 12 कितना हो जाता है 144। पहले 100 था अब 144 हो गया, वृद्धि कितने की हो गई 44% की, ठीक है। वृद्धि कितने की हो गई 44% की। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। लीजिए आ गया आपका फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि का क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक वस्तु को 450 रुपए में खरीदता है, ठीक है। मतलब सीपी कितना हो गया 450 रुपया और 400 में बेच देता है, एसपी कितना हो गया 400 रुपया, ठीक है। 450 में खरीदता है और 450 में खरीद रहा है और 400 में बेच दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे लेन देन में इसको हानि हो जाएगा। और कितने का हानि होगा 50 रुपया का। आपको पूछा क्या है प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितना रुपया का हानि हो रहा है 50 रुपया का, कहाँ से सीपी से, सीपी कितना है 450, ठीक। 0 0 हटा दीजिए 5 9 45, 1/9। और हम पहले ही बता चुके हैं कि 1/9 का वैल्यू कितना होता है 11.1/9%, ठीक है। तो 11.1/9%, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 11.1/9% आपका आंसर सही हो जाएगा। वर्ग का परिमाप, ठीक है, वर्ग का परिमाप। परिमाप मतलब क्या होता है, इसी को परिमिति भी कहा जाता है, इसी को पेरीमीटर भी कहा जाता है, ठीक है।
वर्ग का जो परिमाप होता है मतलब परिमिति, ठीक है, किसी भी आकृति को ले लीजिए, वर्ग जो होता है वो इस तरह से होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। तो विकर्ण में वर्ग में ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये भी भुजा, चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। तो कितनी भुजाएं हैं, 4 हैं, और इसका जो बाहर का क्षेत्र होता है यही इसका परिमाप कहलाता है। 4 गो क्या है, भुजा है, 4 इंटू भुजा या 4 इंटू ए बोल सकते हैं क्या, वर्ग का परिमाप, ठीक है। क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि भुजा दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर, 4 गुने 8, 8 चौके 32 सेंटीमीटर जो है वो आपका हो जाएगा वर्ग का परिमाप। ध्यान दीजिएगा, आप लोग के सामने बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग आप लोग से क्वेश्चन बन गया होगा। आइए देखते हैं, अंडर रूट x अपॉन 144 बराबर 5/12, ठीक है। इतना तो सबको पता है कि रूट हटने के बाद इधर स्क्वायर आता है, ठीक है। तो x/144 कर दीजिए और इधर 5/12 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। x/144 जैसे का तैसे उतार दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25, और 12 का स्क्वायर 144। अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है, तो 144 काट दीजिए, x बराबर हमारा आंसर आ गया कितना, 25। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, x बराबर कितना आ जाएगा, 25। चलिए, ये क्वेश्चन तो आप लोग से कभी छूट ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि टाइम एंड वर्क ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है मैथ्स का जिसमें आप लोग को अंदर से कॉन्फिडेंस आता होगा कि चाहे कुछ भी छूट जाए, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। चलिए फटाफट बनाना शुरू कीजिए आप लोग, ठीक है, और हम भी इसको बताते हैं। क्या बोल रहा है, राम कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, ठीक है। फिर है क्या, श्याम कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और मोहन कर रहा है 20 दिन में। एक दिन का काम 1/12 और 1/12 का वैल्यू होता है 1.33%। 15 दिन का काम हो गया 1/15, एक दिन का, इसका वैल्यू होता है 6.67%। 20 मोहन करता है 20 दिन में, एक दिन का काम हो गया 1/20, और 1/20 का वैल्यू होता है 5%, ठीक है। जोड़ दीजिए 0 0, 14 और 5 19 और 1 20, ठीक है, 20%। टोटल वर्क अपने आप में कितना होता है, 100%, और यहाँ पर तीनों मिल करके जो है, तीनों की कार्य क्षमता आ रहा है 20%, ठीक है। तो 20 बचे 100, 5 दिन, ठीक है। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में। ये हो गया हमारा परसेंटेज मेथड से। आइए देखते हैं कि एलसीएम मेथड से, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो एलसीएम मेथड ही अप्लाई करते होंगे। आइए देखते हैं, राम जो है वो किसी काम को करता है 12 दिन में, श्याम जो है ये किसी काम को कर रहा है 15 दिन में, और मोहन जो है ये कर रहा है 20 दिन में। 12, 15, 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो राम का कार्य क्षमता निकल करके आ जाएगा 12 × 5 = 60, श्याम का कार्य क्षमता निकल करके आ जाएगा 15 × 4 = 60, और मोहन का कार्य क्षमता निकल करके आ जाएगा 20 × 3 = 60। तो तीनों मिलाकर कितने दिन में कर रहा है, 5, 4, 9 और 3 12 दिन। कौन कौन, राम, श्याम और मोहन। टोटल वर्क है कितना, 60, और इनका कार्य क्षमता निकल के आया कितना, 12, ठीक है। टोटल वर्क 60 है, कार्य क्षमता 12 है, कितना बार में जाएगा, 5 बार में। तो 5 दिन में जो है ये तीनों मिल करके पूरे काम को समाप्त कर देंगे। लीजिए आ गया आपका फेवरेट रीजनिंग का क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से विषम शब्द को चुनिए, ठीक है। विषम शब्द कहने का मतलब है कि आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है और चारों में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो अलग होगा, ठीक है। देख लीजिए, पहला ऑप्शन आपके सामने है गाय, दूसरा में है हिरन, तीसरा है बकरी और चौथा है चीता। तो यहाँ पर देखिए क्या है
गाय, हिरन और बकरी, ये तीनों क्या है, घास फूस खाते हैं, ये शाकाहारी जंतु है, जबकि चीता जो है वो मांसाहारी जीव है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका चीता सही होगा। आपके सामने क्वेश्चन है सीरीज टेस्ट का, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 5, 7, 9, 12, 15, 19, ठीक है। यहाँ पर देखना है कि जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो इसके लिए हम लोग को देखना है कि यहाँ पर क्या सीरीज बन रहा है या फिर तो क्या इधर हो रहा है, उसी आधार पर हम आगे देखेंगे। 5 से 7 कितना बढ़ गया, 2। 7 से 9 कितना बढ़ा, 2। 9 से 12 कितना बढ़ गया, 3। 12 से 15 कितना बढ़ गया, 3। 15 से 19 कितना बढ़ गया, 4। ठीक उसी तरह से हम आगे भी 4 बढ़ा देंगे। 19 में 4 जोड़ देंगे तो इतिहास गवाह है कितना आता है, 23। तो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, 23। आगे क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि राहुल जो है वो पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। हम बताए थे कि कभी भी डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाने से पहले, ठीक है, एक प्लस का साइन बना लीजिए, उसके बाद जैसे जैसे घुमाता है वैसे वैसे घूमते चले जाइए। ये प्लस का साइन है, इधर आपका उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण होगा, इधर पूरब होगा और इधर पश्चिम होगा। तो क्वेश्चन में आपका क्या बोल रहा है कि राहुल जो है वो पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। चलाइए इसको पूरब की ओर ले जाइए। उसके बाद थोड़ी दूर जाकर, ठीक है, थोड़ा दूर गया और फिर वो अपना दायां ओर मुड़ जाता है। मान लीजिए अगर ऐसे कोई जा रहा है तो दायां मुड़ेगा किधर, जिधर उसका दाहिना हाथ होगा उधर। दाहिना मुड़ रहा है मतलब नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। और जब नीचे की ओर जा रहा है तो क्वेश्चन पूछता है राहुल किस दिशा में जा रहा है। नीचे की ओर कौन सा दिशा होता है भाई, नीचे की ओर तो दक्षिण दिशा होता है। तो राहुल किस दिशा की ओर जा रहा है, दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। लीजिए फिर से आगे सीरीज का क्वेश्चन, 4, 6, 9, 13, ठीक है। 4, 6, 9, 13 के बाद अगला कौन सा नंबर आएगा ये आपसे पूछा है। 4 से गया है 6, कितना बढ़ गया, 2। 6 से गया 9, कितना बढ़ गया, 3। 9 से ही जाएगा 13, कितना बढ़ेगा, 4। 13 से आगे कितना बढ़ाएंगे तो 5 बढ़ाएंगे और 13 में 5 जोड़ देंगे कितना जाएगा, 18, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, 18। और आपके सामने है आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन बोल रहा है जिस प्रकार पायरिया का संबंध मसूड़ों से है, ठीक है। पायरिया एक रोग है जिसका संबंध मसूड़ों से है, ठीक है। उसी प्रकार ग्लूकोमा का संबंध किससे है या किस अंग से है। पहला ऑप्शन हमारे सामने कान, दूसरा है आंख, तीसरा है नाक और चौथा है हृदय। तो ग्लूकोमा एक बीमारी है, ठीक है, जो कि संबंधित है किससे, आंख से, ठीक है। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, आंख। और इस तरह से हमारा आज का जो सेट था वो समाप्त हो गया। पूरे सेट में कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया और कितना गलत किया ये आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, मुझे इंतज़ार रहेगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का प्यार ऐसे ही मेरे साथ बना